So yesterday we started with the rusting and preventions of rusting method. So first method we have done, that was oiling, painting and greasing. Okay, this is the first method that we have done. So in this method, by doing oiling, painting or greasing, what happens is it basically cut off the supply of the oxygen and water. ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है रस्टिंग के लिए वो है ऑक्सीजन का होना और वाटर का होना. तो जब आप किसी चीज का कोट कर देते हो, द ऑयल, पेंट एंड ग्रीस, it actually don't allow that iron article to be in contact with the oxygen and the water. Okay, this you have to explain in this method, that this by oiling, painting and greasing, it basically cut off the oxygen supply. Okay, oxygen and the water supply. So the iron article, it will not be in longer contact with the object or with the oxygen and the water. So that's why it will not corrode or it will not rust. Okay, this is the first method. The second method that we were doing was the sacrificial protection. That is the sacrificial protection. Now what happens in the sacrificial protection? ये मेथड है सैक्रिफाइस करने का. ये मेथड है सैक्रिफाइस करने का. ओके, जैसे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपने नेशन के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के लिए क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है. मतलब वो उसको क्या करता है, ठीक है तुम्हारी जगह मैं रस्ट होता हूं, तुम्हारी जगह मैं खराब होता हूं और तुम ठीक रहो. ओके, तो दूसरा मेटल जो है वो उसको ऐसे कहता है. ओके, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आयरन. वी हैव टू प्रोटेक्ट द आयरन. आयरन के लिए हम कुछ और मेटल्स प्रेफर करते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ. जैसे क्रोमियम हो गया एंड जिंक हो गया. ये दो मेटल्स जो हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं. ये दो मेटल्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं. किसके लिए, आयरन के लिए. ओके, हैंड्स राइट. सो यहाँ पर एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के लिए क्या कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है. राइट, तो हमारे आयरन के लिए कौन कौन सैक्रिफाइस करने को तैयार है, क्रोमियम एंड जिंक. राइट, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. जहां पर हम क्या करेंगे, जो मेरी आयरन की रॉड है या आयरन का जो भी मेरा एलिमेंट है उसके ऊपर मैं कौन सी लेयर लगा दूंगी, जिंक की या क्रोमियम की. Okay, I'll be applying a layer of zinc or chromium on the iron object. तो ऐसे जो मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर जो भी वाटर है, जो भी ऑक्सीजन है, वो किसको खराब करेंगे, जिंक और क्रोमियम को खराब करेंगे, आयरन को खराब नहीं करेंगे. ओके, क्लियर. अब यहां से एक टर्म हमने लिखनी है, that is galvanization. The term is galvanization. Write down, it is the process of depositing. It is the process of depositing a thin layer of जिंक. किसकी लेयर हमने लगानी है बेटा, जिंक की. किसके ऊपर लगानी है, ऑन दी आयरन सब्सटेंस.
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, सिर्फ जिंक के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो टर्म यूज कर रहे हैं वो गैल्वेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, ओनली फॉर द जिंक। यहाँ पर क्रोमियम नहीं लिखना है हमने। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. That is known as galvanization. Okay, this is the second method. Third method क्या हो सकता है? What can be the third method of protection? Alloy formation. The next method is alloy formation. यहाँ पर हम क्या करते हैं? मिक्सिंग कर देते हैं मेटल्स की with other metals. ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मिक्सिंग कर देते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स की। तो जब मिक्सिंग हो जाती है फिर वो चीज जो है वो इजीली करोड नहीं होती है, इजीली खराब नहीं होती है। ओके, सो हेयर यू कैन इंक्लूड द एग्जांपल ऑफ स्टेनलेस स्टील। आप सबके घर में जो बर्तन है या जो यूटेंसिल्स हैं, दे आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखते हो आप? हाँ जी, यूज करते हैं ना किचन में हम, स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं हम। ओके, स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं हम घर में। तो उसमें कौन कौन से मेटल्स मिक्स होते हैं? उसमें हम लेते हैं आयरन, आयरन में डालते हैं कार्बन। कौन कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स यूज कर रहे हैं हम? आयरन, उसके बाद हमने उसमें ऐड किया है कार्बन, देन अदर मेटल्स लाइक, उसमें हम और सारे मेटल्स डालते हैं। इधर दिखेगा नहीं, आई गेस आपको विजिबल नहीं है। अदर मेटल्स, इधर देखो, आयरन, कार्बन एंड सम अदर मेटल्स। अब वो अदर मेटल्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके? क्रोमियम, दे कैन बी क्रोमियम, निकल, निकल and it can be manganese, and it can be manganese. Okay, Argun, these are the methods of prevention of rusting. हम रस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो मेथड्स हैं। तो स्टेनलेस स्टील किससे बनी होती है? आयरन में आप क्या मिक्स करते हो? कार्बन और कुछ अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। बेटा ये भी मेटल होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये जो आपका आयरन अकेला नहीं है, अब और भी मेटल्स मिक्स हो गए हैं, इसीलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। आप देख सकते हो जो आपके स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं बहुत शाइन करते हैं, है ना। तो दैट मीन्स हम उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर आयरन की हमने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है। अब वो जल्दी रस्ट नहीं होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। ओके, राइट। तो जो स्टेनलेस स्टील के आपके यूटेंसिल्स होते हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, अलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं, इसीलिए वो जल्दी क्या नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, करोड नहीं होते हैं। So with this we have done the various examples of the chemical change. अब कुछ और डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपकी, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। क्रैकर्स बर्न करते हैं हम, यू बर्न क्रैकर्स, राइट। तो जब क्रैकर्स बर्न होते हैं उनमें से क्या क्या निकलती है बेटा? बर्निंग ऑफ क्रैकर्स और फायरवर्क्स,
आपको लाइट दिखती है क्रैकर्स की, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी हीट इन्वॉल्व होती है और साउंड भी आती है ना आपको, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ द क्रैकर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। हीट, लाइट, साउंड और बहुत सारी अनप्लीजेंट गैसेस भी निकलती हैं ना, धुआं धुआं हो जाता है, राइट, इट लीड्स टू द स्मोक। So many unpleasant gases, they are also involved. Okay, so that's why you are advised to say no to crackers. नहीं चलाने चाहिए हमें crackers. Okay, sometimes now it's the summer season. तो आप देखते हो कि कई बारी कोई फूड जो आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हो, right? From that food you smell a foul smell. ठीक है, तो उस फूड में से आपको कई बारी foul smell आती है। What is that? It actually shows that your food item is get spoiled. कि आपकी जो फूड आइटम है, जो भी आप चीज की बात कर रहे हो, वो खराब हो चुकी है। तो अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसमें से क्या आती है? फाउल स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है। That also represents a chemical change. ये भी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक केमिकल चेंज रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यू ऑल ईट एप्पल, आप सभी एप्पल खाते हो। तो जब आप एप्पल को काट के उसकी स्लाइसेस को थोड़ी देर तक बाहर रख देते हो, यू ऑब्जर्व उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर आ जाता है, आता है ना, ब्राउन ब्राउन सा कलर, ब्राउन कलर ऑन एप्पल स्लाइस। जो एप्पल की स्लाइसेस हैं, अगर आप उनको बहुत देर तक बाहर रखते हो तो उनके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। नाउ दिस चेंज इट आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हिच चेंज? केमिकल चेंज। ओके, सिमिलरली एप्पल के साथ साथ आप ये भी देखते हो, अगर पोटैटो बाहर होता है तो पोटैटो का भी कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्रिंजल होगी। तो कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनको आप बहुत देर तक बाहर रखते हो तो विद ऑक्सीजन उनका जो कलर है वो क्या होना शुरू हो जाता है? चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, क्लियर? यू ऑल आर फेमिलियर विद द ओजोन लेयर। सबको पता है ओजोन लेयर क्या होती है? लेयर मैम। ओके, सो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, फूड में से फाउल स्मेल आती है, ब्राउन कलर्स होते हैं जो चीजों का, वेजिटेबल्स का, दैट आल्सो रिप्रेजेंट, दीज ऑल आर केमिकल चेंजेस। नाउ द फोर्थ वन, that is about the ozone layer. So this is the layer that actually protect us from the harmful UV radiation से हमें बचाती है। Ozone layer, it protects us from the, it protects us from harmful UV radiations. Okay, that actually comes from the sun. ओके, तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस पे नहीं आने देते हैं, राइट, एंड दे प्रोटेक्ट अस। ओके, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या होती है? यस बेटा, व्हाट इज ओजोन? जो ओजोन लेयर है दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ O3। ठीक है, ओजोन क्या है? इट इज O3। What is ozone? O3 molecule. तो ये क्या करता है? ये जो ओजोन है that is O3, ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और किस में ब्रेक कर जाता है? ऑक्सीजन में, and it breaks into oxygen. तो ये भी तो एक तरह का कौन सा चेंज हो गया बेटा? ये भी एक तरह से कैसा चेंज हो गया है? दिस इज ऑल्सो अ
chemical change. This is also a chemical change. ओके तो ओजोन जो है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है? जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्सीजन में. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज. ठीक है, तो हमने बहुत सारे केमिकल चेंजेस पढ़ लिए हैं. अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. Now it's time to discuss the characteristics of chemical change. Chemical change के क्या क्या characteristics हैं? Now based on your observation, बताइए मुझे क्या क्या changes देखते हो आप जब chemical change होता है? So they are very the basic point आपने वो include कर लेने हैं. No new substances formed. Sorry, a new substances formed. ठीक है, with all the changed physical and the chemical properties. ये आपने पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर लेने हैं जो ऑलरेडी हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज में पढ़ के आए हैं. और क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं आपने? अभी मैंने आपको बर्निंग ऑफ क्रैकर की एग्जांपल दी जिसमें हीट, लाइट, साउंड जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी. तो हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. ठीक है, whenever a chemical change it occurs, it leads to the formation of heat, light and sound energy, right? साउंड को अलग कर लेते हैं. कुछ रेडिएशंस कह सकते हैं, हीट, लाइट एंड रेडिएशंस. ओके, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो. अगर हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम रिबन दिखाया था मैंने आपको, मैग्नीशियम रिबन दिखाया था, उसमें आपको लाइट दिखी थी बहुत ज्यादा. ठीक है, तो लाइट, हीट एंड कुछ रेडिएशंस निकल सकती है. रेडिएशन मींस कुछ गैसेस निकल सकती हैं. उसके बाद साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट इज साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो जहां पर साउंड है वहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. इसमें आप कौन सी एग्जांपल ले सकते हो? बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. और क्या निकलता बेटा? चेंज इन स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, change in the smell of the substance. तो जो सब्सटेंस है उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड. जो आपका फूड है जब वो स्पॉइल कर जाता है, स्पॉइलेज ऑफ द फूड, तो उसमें से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है. A color change can takes place. ये हमने कौन सी रिएक्शन में देखा था बेटा? कलर चेंज दिखाया था मैंने आपको. यस, कलर चेंज किस रिएक्शन में था? रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन. तो कलर चेंज किस में था? रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन. ठीक है, उसके बाद a gas can be formed. I'm going to write the fifth point here.
a gas can be formed. कोई गैस इवॉल्व हो सकती है बेटा, किस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई थी और कौन सी गैस? यहाँ पर आपने बताना है बेटा, when you are explaining the characteristics you have to explain in detail with an example कि यहाँ पर जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, it gets converted into the green color, so that's why it represents a chemical change. यहाँ पर भी आपने एग्जाम्पल देनी है विनेगर की और बेकिंग सोडा की आपने एग्जाम्पल देनी है, where it leads to the formation of कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जहां पर कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी, where it leads to the formation of carbon dioxide gas. Your न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आप पढ़ के आते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करती है? केमिकल चेंज रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके आपको एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी आती है ना? यस, हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो देयर इन द केमिकल चेंज। Now coming to the next topic and the last topic, that is crystallization. That is crystallization. Okay, this is the last topic now that we are going to discuss. सबसे पहले आपने अपने घर में क्रिस्टल्स देखे हैं शुगर के, ऑल ऑफ यू हैव सीन शुगर, देखी है ना आपने? शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। सॉल्ट देखा है, सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं बट वो बहुत छोटा है, आप उसके क्रिस्टल्स नहीं देख सकते। ऑल ऑफ यू यूज एलम, फटकरी यूज करते हैं हम घर में। We use फिटकरी at our homes, फटकरी यूज करते हैं ना हम, उसको हम कहते हैं एलम। अगर आपने उसको देखा हो तो वो भी किस फॉर्म में होती है? क्रिस्टल्स फॉर्म में होती है। तो ये सारी चीजों के हमारे पास क्या आते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के भी हमारे पास क्या आते हैं? क्रिस्टल्स आते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, जो शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गए, ये इम्प्योर हो जाते हैं, प्योर नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इम्प्योर हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने इसमें से क्या निकालने हैं? वी वांट टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अगर हमारे पास कोई सैंपल है कॉपर सल्फेट का, सॉल्ट का, शुगर का, हमें उसमें से जो है कौन से क्रिस्टल्स चाहिए? प्योर क्रिस्टल चाहिए जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग विच मेथड? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जिसमें हम उस चीज के दोबारा से क्रिस्टल्स बना देंगे और वो हमारे पास किस स्टेट में आ जाएगी? प्योर स्टेट में आ जाएगी। ठीक है जी, सो इन दिस वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाएंगे। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखो पहले। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन: द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग pure crystals of a substance, the process of obtaining pure crystal of a substance
from impure sample by making its saturated solution. By making its saturated solution. ठीक है जी. So this is the definition of crystallization. Now you have to note this thing that crystallization is a which change? कौन सा चेंज है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड? दैट इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है, जो मेरे पास क्रिस्टल्स आए हैं मैं उनको दोबारा क्या कर सकती हूँ? पानी में डिसॉल्व कर सकती हूँ, मैं फिर से उसमें से क्रिस्टल्स बना सकती हूँ. ओके, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल चेंज. अब हमने करना क्या है देखिए. वी हैव टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. हमने कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं. ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं. तो करना क्या है हमने? सी, मैंने इम्प्योर सैंपल लेना है. ओके, आई विल बी टेकिंग द इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. I'll be taking an impure sample of copper sulfate. उसको मैंने क्या करना है? एक बीकर में डालना है जिसमें आपने हॉट वाटर लेना है. ओके, यू विल बी टेकिंग अ हॉट वाटर. एक बीकर लेना है, उसमें हॉट वाटर लेना है. ओके, राइट. उस हॉट वाटर में आपने क्या डालना है? कॉपर सल्फेट डालना शुरू करना है. आपने हॉट वाटर का सॉल्यूशन लेना है और उसमें जो कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे क्या करना शुरू करना है? ऐड होना शुरू करना है. कब तक डालना है? जब तक आपके पास कैसा सॉल्यूशन ना बन जाए. कब तक डालना है? जब तक आपके पास कैसा सॉल्यूशन बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड कौन सा होता है? What type of solution is saturated solution? जब आपका कॉपर सल्फेट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और इससे ज्यादा कॉपर सल्फेट जो है उस पानी में नहीं डिसॉल्व हो सकता. ओके, जब आपका कॉपर सल्फेट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और उससे ज्यादा कॉपर सल्फेट जो है वो आप ऐड नहीं कर सकते. तो आपने उस पॉइंट पे रुक जाना है. अब आपने उस पॉइंट पे जो कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हो अब रुक जाना है. ठीक है, जितना आपने डाला है बस उसको अच्छे से क्या कर लेना है? डिसॉल्व करवा लेना है. किसमें? पानी में. ओके, जितना डाला है उसको पानी में अच्छे से क्या कर लेना है? डिसॉल्व करवा लेना है. फिर हमने इस सॉल्यूशन को जिसमें कॉपर सल्फेट और वाटर है उसको क्या कर लेना है? अगर आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्लियर नहीं है बेटा तो हेयर वी विल बी एडिंग few drops of dilute sulfuric acid also in order to remove the impurities or to make the solution clear. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना उस दिन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन,